नमस्ते प्यारे बच्चों, भटनेर एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। अपन इनके पीछे वाले 3 अध्याय कर चुके हैं। ये अध्याय नंबर अपना चौथा चल रहा है सीरीज से। और ये कौन सा चल रहा है? अपना प्राथमिक क्रियाएं। इसमें आखेट अपन कर चुके हैं और संग्रहण कर चुके हैं और टॉपिक पीछे कर चुके हैं। और आज अपना कौन सा है? पशुचारण। तो आज अपन किसको देखने वाले हैं? तो पशुचारण को देखने वाले हैं। विस्तार से आराम से समझेंगे। दो प्रकार के पशुचारण होते हैं, दोनों प्रकार के पशुचारणों को समझेंगे। और यहां से अगर प्रश्न आएगा तो आपसे गारंटेड गलत नहीं होगा। एक बार वीडियो सुन लेना, एक बार किताब, एक बार दोनों काम कर लेना। एक बार किताब पढ़ लेना, एक बार वीडियो सुन लेना। प्रश्न गलत नहीं होगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आ जाओ, करते हैं शुरू। पहला वही मानव के कर तो पहला मानव है आखेट कर। तो जब मानव ना लाग्यो कि आखेट तो अपनी पार को नहीं पड़े के है कि आखेट तो अपनी पार को नहीं पड़े। तो फिर क्या करियो? जब आखेट पहले आखेट करता था, निर्भर समूह ने महसूस किया कि भरण पोषण के लिए आखेट क्या है? पर्याप्त नहीं है, यानी आखेट और पार को नहीं पड़ा। तो अपन क्या करियो? फिर पशुपालन व्यवसाय के विषय में उसने सोचा, यानी जिन पशुओं को अपन मार करके खा रहे हैं उनका पालन करेंगे तो उनके बच्चे होंगे, उनसे अपना भरण पोषण कर लेंगे, तो अपन को इधर उधर ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने यही काम करना शुरू कर दिया, पशुचारण का। ठीक है। तो क्या हुआ? पहले आखेट करता था, इसको महसूस हुआ कि आखेट से केले से पार अपनी पड़ेगी नहीं। रोज रोज भागते हैं, कभी पशु मिलते हैं, कभी मिलते ही नहीं। तो कभी भूखे मरते रह जाते हैं और कभी भोजन पर्याप्त नहीं मिलता। तो इसने क्या किया? पशुपालन व्यवसाय के बारे में इसने सोचा कि अगर इन पशुओं को पाल लिया जाए तो इनसे बछड़े हो जाएंगे, इनसे दूध हो जाएगा, इनसे कुछ और भी अपन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम मानव मांस खाता था, तो उसने पशुओं को मांस के लिए ही पाला था। लोगों ने अपनी जरूरतों के अनुसार क्या करना शुरू कर दिया? पालतू पशुओं को पालना शुरू कर दिया। इन्होंने पालतू पशुओं क्यों पालना शुरू कर दिया? क्योंकि आखेट से इनका जीवन यापन नहीं चल रहा था। तो भौगोलिक कारकों एवं तकनीक के हिसाब से पशुचारण को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 2 भागों में इसको विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा? तलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुचारण। इसे व्यावसायिक पशुचारण और इसे जीवन निर्वाह पशुचारण के रूप में भी जाना जाता है। यानी यह किन कम व्यवसायी लोगों द्वारा किया जाता है और ये अधिक व्यवसायी और अधिक पूंजी प्रधान है लोगों द्वारा, या अधिक पूंजी प्रधान व्यवसाय के द्वारा किया जाता है। तो इसमें अपन सर्वप्रथम देखने वाले हैं चलवासी पशुचारण को। अब पीछे का आपको समझ में आ गया होगा कि भाई पशुचारण शुरू क्यों किया। कोई भी काम हो तो अपन क्या करते हैं? सबसे पहले यही देखते हैं कि ये काम अपन ने शुरू क्यों कर रहे हैं। तो आखेट पशुचारण अपन ने शुरू क्यों किया? क्योंकि आखेट से अपनी पार नहीं पड़ रही थी। आखेट से अपनी पार नहीं पड़ रही तो अपन ने किसने सोचा कि जिनको मार के खा रहे हैं तो उन्हीं को पाल लेते हैं, तो उनके बच्चे हो जाएंगे और ऐसे चलते रहेंगे तो अपना भरण पोषण होता रहेगा एक निश्चित स्थान पर। अपन को इधर उधर भटकना ज्यादा नहीं पड़ेगा। अब भटकते हैं तो कभी तो पशु मिलते हैं, कभी कभी शेर सीध में आ जाता है, फिर वो अपना ही आखेट कर लेता है। तो ये क्या करते हैं? फिर इन्होंने क्या सोचा कि पशुओं को अपन पाल लेते हैं और एक स्थान पर रख लेते हैं, अपना भी वो स्थान थोड़ा स्थायी हो जाएगा, इधर उधर ज्यादा नहीं घूमना पड़ेगा। यानी अपन को भोजन की फिर किल्लत नहीं रहेगी, वो आराम से अपन को मिलता रहेगा। इधर उधर थोड़ा भटकेंगे तो भी चलेगा। तो इसने क्या किया? पशुपालन व्यवसाय के विषय में सोचा और अपनी जरूरतों के अनुसार क्या किया? पशुओं को पालतू बनाने लग गए। यानी अब ठंडे प्रदेशों में है तो ठंडे प्रदेशों में गाय भैंस तो रख नहीं पाएंगे, तो वो क्या करते हैं? रेनडियर को पालतू बनाने लग गए। ठीक है। भौगोलिक कारकों एवं तकनीक के आधार पर पशुपालन को कितने भागों में बांटा गया है? पशुचारण को कितने भागों में बांटा गया है? चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन। ठीक है। अब अपन कौन सा देखने वाले हैं? तो चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण क्या है? प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है। कौन सा? प्राचीन जीवन निर्वाह ये व्यवसाय है। पशुचारक अपने भोजन वस्त्र शरण औजार यातायात के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? पशुओं पर निर्भर रहते हैं। किसके लिए? भोजन है, वस्त्र, औजार, यातायात के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? ये इन पशुओं पर निर्भर रहते हैं। भाई पशुओं पर निर्भर क्यों रहते हैं? तो पशुओं के साथ
पानी और चारागाह की गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलते रहते हैं। यानी इनका भोजन, औजार, रहने का सामान, यातायात ये किन पर निर्भर रहते हैं? पशुओं पर निर्भर रहते हैं। पशुओं पर निर्भर कैसे रहते हैं? यानी एक क्षेत्र में कहीं घास थी ज्यादा तो वहां अपने पशु चराए तो वहां घास कम हो गई, तो अब अपन क्या करेंगे? पशुओं का पेट नहीं भरेगा तो सीधी सी बात अपना पेट नहीं भरेगा, वो मर गए तो फिर अपने जाने वाले। तो अपन क्या करते हैं फिर? घास के क्षेत्रों के और पशुओं के साथ ही चल पड़ते हैं। यानी पशुओं के अनुसार ही अपनी दैनिक आवश्यकताओं में परिवर्तन करते रहते हैं। यानी जब पशुओं को ठंडे क्षेत्रों में ले जाने की जरूरत होगी तो अपन क्या करेंगे? ठंडे क्षेत्र के हिसाब से अपने वस्त्र, कपड़े, औजार, यातायात वगैरह अपन करेंगे। और जब पशुओं को ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों में लाने की जरूरत होगी तो फिर उनके परिवेश के उस परिवेश के अनुसार अपने वेशभूषा और अपने काम अपन को बदलने पड़ेंगे। ठीक है, मानो क्या करें? पशुओं पर निर्भर, क्योंकि वह उनके साथ साथ प्रवास उसको करना पड़ता है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न पशु पाले जाते हैं। यानी किसी हर क्षेत्र में क्या होंगे? अलग अलग पशु पाले जाते हैं। तो कुछ क्षेत्रों के पशु अपने बुक में दिए हुए थे। कौन से? 4 क्षेत्रों के। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, यानी गर्म क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में कौन कौन से पशु पाले जाते हैं? गाय और बैल। क्या पाले जाते हैं? गाय और बैल। कहां? उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में। एशिया प्लस सहारा मरुस्थल में क्या पाई जाती है? भेड़, बकरी और ऊंट। और बकरी को क्या कहा जाता है? मरुस्थल का फ्रिज भी कहा जाता है। इसमें एशिया सहारा में क्या क्या पशु पाले जाते हैं? भेड़, बकरी और ऊंट पाले जाते हैं। फिर तिब्बत और एंडीज पर्वत श्रृंखला में क्या पाले जाते हैं? याक और लामा पाले जाते हैं। कहां? तिब्बत एवं एंडीज पर्वत श्रृंखला में क्या पाले जाते हैं? याक और लामा। और फिर आर्कटिक और उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों में क्या पाले जाते हैं? रेंडियर पाले जाते हैं। तो अब ये आपके ना ये नोट्स तैयार हो रहे हैं। अब आप जब परीक्षा देने जाओगे तो इसको एक बार देखोगे ना तो ये आप आसानी से इनको है ना देख पाओगे और जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाओगे। कैसे? चलवासी पशुचारण देखोगे तो ये भाई जीवन निर्वाह है। फिर ये इन चीजों पर, ये पशुओं पर निर्भर करते हैं, क्योंकि इन चीजों के साथ साथ इनको, पशुओं के साथ साथ इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करना होता है। तो ये चीजें इनकी पशुओं के हिसाब से बदलती रहती है। ये अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न पशु पाए जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन से, तो ये यहाँ आपके जल्दी से एक बार देख जाएंगे तो आपके कवर हो जाएंगे। और ये इन क्षेत्रों का विस्तार कहाँ कहाँ है? तो इन क्षेत्रों में ये पशु मुख्य रूप से पाले जाते हैं। एक तो ये उत्तरी ध्रुव, किसमें? ध्रुवीय प्रदेशों में, मतलब यूरेशिया के उत्तरी यूरोप और एशिया में। और ये मध्य यूरोप, अफ्रीका लेकर के एक ये पेटी और एक ये नीचे वाली, ये 3 पेटियों में पाए जाते हैं। एक तो यूरेशिया, दूसरा अफ्रीका से लेकर के मध्य एशिया, और तीसरा दक्षिणी अफ्रीका और मंगोलिया। किसमें? मेडागास्कर। मंगोलिया ने भाई मेडागास्कर, क्या किस क्षेत्र में? दक्षिणी अफ्रीका और मेडागास्कर क्षेत्र में इनको पाला जाता है। ठीक है, नए चारागाहों की, अब ये कौन सा है? ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण विचार एक आने जा रहा है। कौन सा? ऋतु प्रवास का। ठीक है, ये क्या करते हैं? नए चारागाहों की खोज में, यानी जब जहां पशु चर रहे थे वहां की क्या हो गई? चारागाह समाप्त हो गए। तो नए चारागाहों की खोज में जो पशु चारक है, यानी जो पशुओं को चराने वाला है, वो क्या करता है? अलग नए चारागाह की खोज में वो क्या करता है? अपने पशुओं के साथ क्या करता है? प्रवास करता है। और ये प्रवास किस ढंग से किया जाता है? तो ये किया जाता है कि गर्मी में क्या करेंगे अपन? गर्मियों में अपन मैदानों से पर्वतों की ओर चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? मैदानों से पर्वतों की ओर। यानी गर्मियों में पर्वत ठंडे होते हैं और मैदान क्या होते हैं? पर्वत की बजाय गर्म होते हैं। तो गर्मियों में अपन क्या करेंगे? मैदानों से पर्वत की ओर चले जाएंगे। और शीत ऋतु में क्या करेंगे? पर्वत से मैदान की ओर आ जाएंगे। अब ये प्रवास किसके अनुसार हो रहा है? ऋतु के अनुसार हो रहा है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ऋतु प्रवास बोलते हैं। और यहाँ ये कहाँ किया जाता है? भारत और कई टुंड्रा प्रदेशों में ये व्यवसाय जो किया जाता है। भारत में जो करती है वो जनजातियों के नाम क्या है? गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में ऋतु प्रवास करने वाली जनजातियों के नाम बताओ। तो गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया। और क्या अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से इसमें क्या होता है? प्रवास होता रहता है। ये हमारे अब की बार आया था एग्जाम में, कॉलेज के एग्जाम में भी यहाँ से एक
प्रश्न आया था वो खालिस्तान के रूप में था कि खालिस्तान चरवाहे, उसमें था कि खालिस्तान स्थिति में चरवाहे अपने पशुओं के साथ चारागाह की बेहतर स्थिति के लिए गर्मियों में तो क्या करते हैं, मैदानों से पर्वतों, और शीत ऋतु में पर्वत से मैदानों की ओर आते जाते रहते हैं। इसको मतलब क्या कहा जाता है इस प्रक्रिया को, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऋतु प्रवास कहा जाता है। ठीक है, और इस पर भैया अब क्या आ गया, अब ये संकट की स्थिति में, क्योंकि पहले तो क्षेत्र खुले होते थे तो आ जा सकते थे, अब लोगों की संख्या बढ़ने से क्या हो गए, क्षेत्र कम होने लग गया, यानी प्रत्येक व्यक्ति को क्षेत्र कम उसके हिस्से में आने लग गया। तो क्षेत्र क्या हो गया, घनत्व के हिसाब से क्या हो गया, क्षेत्र घट गया, क्योंकि पृथ्वी तो बड़ी हो नहीं रही, और पृथ्वी पर जो व्यक्ति है वो अपनी जनरेशन बढ़ाए जा रहा है, तो क्या होगी, पृथ्वी पर छोटी पड़ने लगी। तो इसी कारण क्या आ गए, इस पर संकट आ गया, क्योंकि इसमें खुले क्षेत्र चाहिए पशुओं को चराने के लिए। तो क्या हो गया, इन चारागाहों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। और चारागाहों की संख्या क्यों कम हो गई, तो इन दो कारणों से क्या हो गई, चारागाहों की संख्या कम हो गई। एक तो राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण के कारण, और दूसरा नई बस्तियों की योजना बनाना, यानी नई बस्तियों की योजना बनाते हैं तो वहां के चारागाह वगैरह को क्या किया जाता है, समतल किया जाता है, तो वहां के चारागाह को समाप्त कर दिया जाता है। और राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण करने से इनमें क्या आ गया, अब संकट आ गया, यानी यह स्थिति अब ज्यादा अनुकूल इन लोगों के लिए नहीं है। अब ये पशु यहाँ नहीं ला पाएंगे, तो इनके पशु चारण जो क्षेत्र थे वो क्या हो गए, सीमित हो गए। अब अपन जो दूसरा अपना है वाणिज्य पशुधन पालन है उसको देखने वाले, एक बार इसका थोड़ा अपन रिवीजन कर लेते हैं। चलवासी पशुचारण किस प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है, और ये लोग क्या करते हैं, भोजन वस्त्र औजार यातायात के लिए अब किस पर निर्भर करते हैं, पशुओं पर। भाई पशुओं पर क्यों निर्भर करते हैं, तो पशुओं को इन्हें क्या है, नए चारागाहों, पानी और चारागाहों की गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ता है, तो इनको साथ साथ जाना पड़ता है, और जब साथ साथ जाना पड़ता है तो ऋतु के अनुसार से ये चीजें इनकी चेंज होती रहती है। अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न पशु पाले जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गाय भैंसें पाली जाती है, और सहारा और भारतीय एशियाई मरुस्थलों में भेड़ बकरी और ऊंट पाए जाते हैं, ऊंट पाले जाते हैं। और तिब्बत एवं एंडीज में क्या पाले जाते हैं, याक और लामा। और अंटार्कटिका और उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों में क्या पाले जाते हैं, रेनडियर पाले जाते हैं। उसके बाद ये विश्व के प्रमुख क्षेत्र है जहां जहां इनका ये व्यवसाय किया जाता है। तो इसमें ये कौन सा आता है ऊपर का, यूरेशिया, और उसके बाद अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका से होते हुए मध्य एशिया, और एक नीचे वाला यानी दक्षिणी अफ्रीका और मेडागास्कर क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। और ये क्या है, नरेगा चारागाहों की खोज में गर्मियों में तो मैदानों से कहां जाते हैं, पर्वतों पर, और सर्दियों में कहां होते हैं, ये पर्वतों से मैदानों की ओर बढ़ते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास। और कहां किया जाता है, भारत और टुंड्रा प्रदेशों में किया जाता है। तो भाई भारत में करने वालों को क्या कहा जाता है, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया, ये जनजातियां जो ये ऋतु प्रवास करती है। और अब वर्तमान में इसमें इस व्यवसाय में संकट की स्थिति है, कारण कि चारागाहों की संख्या कम हो गई है। और किन दो कारणों से चारागाहों की संख्या कम हुई है, तो एक राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, और दूसरा नई बस्तियों का योजना बनाना, यानी नई बस्तियों की योजना बनाना। अब दूसरा अपना क्या है, वाणिज्य पशुधन पालन। दूसरा क्या है, वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य आप नाम से समझ रहे होंगे, यानी ये अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान है। अधिक व्यवस्थित पूंजी प्रधान है, पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है, स्थायी फार्मों में किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रवास की जरूरत नहीं पड़ती है। किसमें किया जाता है, स्थायी फार्मों में किया जाता है। और ये जो फार्म होते हैं या क्या होते हैं, बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं, यानी क्या होते हैं, विशाल होते हैं। और इन फार्मों को क्या किया जाता है, छोटी छोटी, अब पूरा मान लो ये अपना कोई पूरे का पूरा फार्म है, अब क्या करेंगे, ये इस फार्म को 4 भागों में बांट लेंगे, ठीक है। अब इनके पास मान लो 20 कोई भी, यहाँ कौन कौन से पशु पाले जाते हैं, तो ये भेड़ बकरी गाय भैंस पाली जाती है। तो यहाँ एक ये विशेषता पाई जाती है कि अगर एक खेत में, यानी एक इस क्षेत्र में एक ही प्रकार के विशेष प्रकार के पशु पाले जाते हैं, ठीक है। यानी मान लो अपने इसमें भेड़ें पाले हैं, इनमें इन्होंने भेड़ पाल रखी है, तो ये क्या करते हैं, 20 भेड़। अब ये क्षेत्र कितना बड़ा है उस पर निर्भर करते हैं, यानी ये क्षेत्र अगर 20 भेड़ों को चराने के लिए पर्याप्त है, तो ये क्या करेंगे,
20 भेड़ें रखेंगे। जब वह 20 भेड़ें इस क्षेत्र का घास खा लेगी तो वो क्या करेंगे, अब इसमें बाड़ बंद के इस क्षेत्र को इन्होंने पहले तो बांट दिया। सर्वप्रथम ये क्या करते हैं, क्षेत्र होता है, अपने खेत को इन्होंने 4 भागों में बांट लिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, बाड़ लगा दी, ताकि अब अगर इसमें पशु रखे तो वो इधर एक दूसरे में न आ जा पाए। अब इसमें क्या करते हैं, अपना भेड़ों को चराते हैं। जब भेड़ें इसमें सारा घास खा जाती है तो अपन किसमें शिफ्ट कर लेते हैं, इसमें शिफ्ट कर लेते हैं और इसमें चराते हैं। जब इसमें खा जाती है सारा घास तो अपन इसमें, जब इसमें खा जाती है तो इसमें, जब तक अपन इसका घास चराएंगे तब तक क्या होगा, इसका घास जो खाया था वो वापिस अब वापिस होकर के बड़ा बड़ा हो जाएगा, यानी पशुओं के भोजन चरावण के लिए ये अब पर्याप्त है। यानी अब इसमें और पशुओं को अब वापिस इसमें पशुओं को लाया जा सकता है। तो ये सर्कल ऐसे इसी तरीके से चलता रहता है। एक में खा लिया जाता है, दूसरे में भेज दिया जाता है, दूसरे में खा लिया जाता है, तीसरे में भेज दिया जाता है। यहाँ इसी प्रकार से व्यवसाय किया जाता है। छोटी छोटी इकाइयों में खेतों को बांटकर बाड़ लगाकर चराई को नियंत्रित किया जाता है। जब एक इकाई में घास समाप्त हो जाती है तो दूसरी इकाई में इन्हें ले जाया जाता है। ये आपको कहानी से समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। और इसमें पशुओं की संख्या है वो चारागाहों के अनुसार रखी जाती है। छोटा चारागाह है तो कम पशुओं की संख्या रखी जाएगी और बड़ा चारागाह है तो थोड़े ज्यादा पशु रख लिए जाएंगे। इसमें एक विशेष प्रकार के पशु पाले जाते हैं, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के नहीं, गाय भी पाल दी, भैंस भी पाल दी, भेड़ भी पाल दी, ऐसे नहीं है। अगर गाय पाली जाती है पूरे के अंदर तो गाय ही पाली जाएगी, अगर भैंसे पाली जा रही है तो पूरे के अंदर क्या फार्म के अंदर क्या है, भैंसे ही पाली जाएगी। और यहाँ कौन कौन से प्रमुख पशु पाले जाते हैं, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी और घोड़े। गाय, भैंस, भेड़, बकरी और घोड़े इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाले जाते हैं। और इन्हें क्यों पाला जाता है, तो मांस, खाल और ऊन प्राप्ति के लिए इन्हें पाला जाता है। और क्या किया जाता है, मांस, खाल, ऊन प्राप्ति को वैज्ञानिक ढंग से संसाधित करके और डिब्बाबंद करके क्या होता है, पास के बाजारों में इन्हें बेच दिया जाता है या दूर के बाजारों में भेज दिया जाता है। विश्व बाजार में इनको वितरित कर दिया जाता है, यानी वहां बिकने के लिए भेज दिया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से ये इन चीजों पर किनका ध्यान रखते हैं, इनके स्वास्थ्य और इनके प्रजनन पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। यानी यह पशुओं के स्वास्थ्य पर भी अधिक खर्च करते हैं ताकि वे पशु बीमार न हो जाए। एक पशु बीमार होगा तो सारे पशु बीमार हो सकते हैं। तो ताकि पशु बीमार न हो जाए इसके लिए ये प्रजनन और स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित रखते हैं। और प्रजनन पर इसलिए ताकि अच्छे उन्हें ऊन प्राप्त हो, अच्छी ब्रीड होगी तो अच्छी ऊन प्राप्त होगी और अच्छा उनसे मांस प्राप्त होगा। तो ये इन दो चीजों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि भाई पाई किस क्षेत्र में जाते हैं। ठीक, अपन क्या देखते हैं, अपन इसमें अब क्षेत्र बचे कि भाई ये कौन कौन से अब मामला है, अपन ये समझ में तो आ गया वाणिज्य पशुधन पालन होता क्या है। ये पूंजी अधिक चाहिए और ये अधिक व्यवस्थित होता है, पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है और स्थायी फार्मों में किया जाता है। ये फार्म क्या होते हैं, बड़े बड़े फार्म होते हैं और इनको क्या किया, छोटी इकाइयों में बांट करके बाड़ लगा दी जाती है और इनको बाड़ लगा करके पशुओं की चराई को नियंत्रित किया जाता है। जब एक इकाई में पशुओं को पूरा घास खा लेते तो उन्हें दूसरी इकाई में स्थानांतरित कर दिया जाता है, फिर इसमें खा लेंगे तो तीसरी में, और जब तक इसमें घास वापस प्रफुल्लित नहीं हो जाती तब तक इन इकाइयों में उन्हें चराते रहते हैं। और चारागाहों के अनुसार ही पशुओं की संख्या रखी जाती है और इसमें एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं और उनसे मांस, खाल और ऊन प्राप्त करके वैज्ञानिक ढंग से संसाधित करके क्या किया जाता है, विश्व बाजार में निर्यात कर दिया जाता है। अब देखते हैं अपन ये क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो ये पहला क्षेत्र इसमें कौन सा है, न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड आपको करवाया था कहाँ है, यहाँ है। उसके बाद कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, यहाँ है। उसके बाद कौन सा है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कहाँ है भाई, तो अर्जेंटीना यहाँ है। और उसके बाद यूराग्वे कहाँ है, तो यही यूराग्वे थोड़ा सा इसके ऊपर। और यूएसए कहाँ है, तो ये यूएसए वाला क्षेत्र हो गया जिसमें ये पशुओं का पालन किया जाता है। ठीक है, तो ये 5 क्षेत्र हो गए आपके, कौन कौन से, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना, यूराग्वे और ये कौन सा हो गया आपका, यूएसए वाला क्षेत्र। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से याद हो गया होगा। एक बार अपन और रिवाइज कर लेते हैं। अब ये तीसरा रिवीजन है अपन इसका, एक बार पढ़ते हैं, एक बार उसके साथ साथ रिवाइज करते हैं। अब ये एक बार अपन लास्ट में और रिवाइज करते हैं। तो आपके 3 रिवीजन और एक जब आप क्या करोगे उसमें नोटबुक में नोट करोगे तब, और एक बार जब आप उसको पढ़ोगे और एक बार जब आप किताब से पढ़ोगे तो ये कम से कम 7-8 रिवीजन हो गए आपके
इतने डिवीजनों में आराम से दिमाग में बातें बैठ जाती है, मतलब अपन उसी प्रकार समझ में आ जाती है जिस प्रकार अपन खेत का रास्ता जान रहे होते हैं और खेत में की जाने वाली गतिविधियों को जान रहे होते हैं, उसी प्रकार से ये किताब वाली गतिविधियां भी अपन माइंड में सेट हो जाती है। ठीक है, तो पशुचारण भैया क्या क्या करने लगे, तो खेत के ऊपर अपनी कार खोपड़ी जनाब पशुचारण चालू कर दियो और लोग आपके क्षेत्र के अनुसार पशुधन पालन लगे कितना भागा बांटा, दो भागा में बांटा, चलवासी और वाणिज्य पशुधन पालन। अब चलवासी पशुधन पालन के प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय और इन अपना भोजन वस्त्र औजार यातायात के एकरा पशुओं पर निर्भर करे, क्योंकि आप पानी की और चारागाह की बढ़िया सुविधा खातिर पशुओं सभी प्रवास करता रहे। अलग अलग क्षेत्र में भिन्न भिन्न पशु पाले जावे, तो ये चार क्षेत्र जगह में किसी से पशु उष्णकटिबंधीय में गाय बैल, एशिया में भेड़ बकरी, ऊंट, तिब्बत के अंदर यामा और योक और लामा, और ये अंटार्कटिका में क्या पाए जाते हैं, और इन उत्तरी ध्रुवीय ठंडे क्षेत्रों में कौन से रेनडियर पाए जाते हैं। ये तीन क्षेत्रों में इनका विस्तार है, पहला यूरेशिया, दूसरा ये अफ्रीका से लेकर के मध्य एशिया, और तीसरा दक्षिणी अफ्रीका और मेडागास्कर में। और ये क्या करते हैं, लोग नए चारागाहों की खोज में गर्मियों में क्या करते हैं, मैदानों से पर्वतों की, और शीत ऋतु में क्या करते हैं, पर्वतों से मैदानों की ओर आते हैं। और ये ऋतु के कारण अपना स्थान बदल रहे होते हैं, इसीलिए इन्हें ऋतु प्रवास किया जाता है। कहाँ किया जाता है, भारत और टुंड्रा प्रदेशों में इस प्रवास को किया जाता है। उसके बाद अपनी एक जनजातियां कौन सी है जो ये ऋतु प्रवास करती है, तो ये गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया है। और इस पे अब वर्तमान में क्या संकट गहरा रहा है, तो राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण और नई आवास के बस्तियों की योजना बनाने के कारण इनका जो चरवाह क्षेत्र था वो क्या हो गया, अब सीमित हो गया। इसीलिए ये काम क्या है, यानी ये व्यवसाय क्या है, संकट में है। दूसरा अपन वाणिज्य पशुधन पालन पढ़ते हैं, ये क्या है, अधिक पूंजी और व्यवस्थित है। पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित स्थायी फार्मों में किया जाता है। स्थायी फार्मों को कई भागों में बांट करके उसमें बाड़ लगा करके नियंत्रित किया जाता है। जब एक क्षेत्र में घास मतलब समाप्त हो जाती है, तो दूसरे क्षेत्र में उनको पशुओं को प्रवेश करा दिया जाता है। और पशुओं की जो संख्या है वो चारागाहों के हिसाब से रखी जाती है। और एक इसमें क्या है, एक ही प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। और इनमें कहाँ क्या क्या पशु पाले जाते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी और घोड़े पाले जाते हैं। क्यों पाले जाते हैं, तो इनसे क्या प्राप्त होगी, खाल होगी, ऊन होगी और मांस प्राप्त करके ये वैज्ञानिक ढंग से संसाधित करके डिब्बा बंद करके ये क्या कर देते हैं, बाजारों में, विश्व बाजार में इन्हें क्या कर देते हैं, निर्यात कर देते हैं। और इनमें क्या होता है, प्रजनन और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखा जाता है। और ये क्षेत्र कौन से पाए जाते हैं, तो 5 क्षेत्रों में पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद अर्जेंटीना, यूरुग्वे और यूएसए। ठीक है, अब मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब नहीं आया तो एक बार क्लास और देख लेना, आपका रिवीजन हो जाएगा कम से कम 10 बार। तब फिर क्या नहीं आएगा, फिर तो आ ही जाएगा, एकदम बैठ जाएगा, उनमें बैठ जाएगा आपके। और भटनेर एजुकेशन हब से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों को भी जोड़ो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करो। अगर आपको समझ में आ रहा ना, तो आपका जो नैतिक दायित्व बनता है उसको निभाया करो, पागलों, निभाते नहीं हो आप। ठीक है, धन्यवाद।